हमारे 2023 में साइंस सब्जेक्ट के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और उसके सोर्स हैं यहाँ पे। अगला कुछ क्वेश्चन है और फिर सोर्स है। तो ये सारे सोर्सेज मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं हेल्प लेने वाला हूँ एक साइंस के टीचर जो कि EMRS में ही अभी पोस्टेड है। वो हेल्प करेंगी कि क्वेश्चन और सोर्सेज बताने में। सोर्सेज के साथ साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उन सोर्सेज को कैसे पढ़ना है। तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं अभी EMRS में पोस्टेड हूँ। ये वीडियो एक मैम के हेल्प से बना रहा हूँ मैं, जो अभी साइंस की टीचर है यहाँ पे। एंड मैं इससे पहले BPSC में मेरा रैंक 15 था और सीटेड भी 127 मार्क्स है मेरा 150 में। तो 2 इनिशिएटिव मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। एक मैम के हेल्प से पहला तो आप लोग के साइंस के क्वेश्चंस का मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। रेगुलर क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस टकराने वाला है। तो इस चैनल्स पे वो वीडियो मैं पोस्टेड करूँगा। साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पे मैं चैनल है, यहाँ पे आप लोग जुड़ जाएं। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहा हूँ और साथ में क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सब्जेक्ट के और कॉमन पेपर दोनों के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो, मेरा नाम निकिता है और मैं EMRS में एज अ साइंस टीचर पोस्टेड हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस रिलेटेड EMRS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, कौन से बुक हमें पढ़नी है, कौन से पेज नंबर इम्पॉर्टेंट है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलने से पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल 120 मार्क्स का पेपर हो रहा है, जिसमें से 80 मार्क्स सिर्फ साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें इंक्लूडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। फिर 40 मार्क्स जो है कॉमन पेपर से आने वाला है और 30 मार्क्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से आने वाला है। तो आगे चलते हैं हम लोग। उसके पहले आप लोग टेलीग्राम से जो जुड़ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे नए अपडेट्स के लिए EMRS से रिलेटेड, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 हेल्दी प्लांट्स हैं जिसे हम लोगों ने 2 जार में रखा गया एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक जार में KOH को रखा गया है अलॉन्ग विथ सम कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड ऑल। फिर इसे सनलाइट में 2 घंटे के लिए रखा गया है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, ये कहाँ से पूछा गया है। तो एक्टिविटी 5.2 पे आप देख सकते हो पेज नंबर 83 पे। NCERT की ये बुक है, चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, एक्टिविटी नंबर 5.2। यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ दे रखा है, जहाँ पे इसमें ये भी बताया गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है एक वॉच ग्लास में। फिर यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट ये है, आपको ये जानना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है। तो इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें यूज़ होना है ये कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा वहाँ पे आपका स्टार्च नहीं बनेगा, और वो आयोडीन टेस्ट में स्टार्च नहीं बनेगा, वो स्टार्च का कंसंट्रेशन लो रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्टार्च विल बी लेस इन द फर्स्ट सेटअप। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन का। आप इसका सोर्स देख सकते हो, पेज नंबर है 212 टू 212 पेज नंबर है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, द मैक्सिमम concentration of these chemical get accumulated in our body is called biological magnification। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बायोमैग्निफिकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है देखिए ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको रीड करने के लिए हो गया। द मेन क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है वो सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट के लिए दे रखा है कि आप रीडिंग टाइम आपका जो है ज़्यादा लग जाए। बस मेन क्वेश्चन जो इसका है वो ये बोल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू। आगे देखिए इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स देखिए डायरेक्ट पेज नंबर 62 साइंस की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, टिश्यू चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 9 का क्वेश्चन है, सेल चैप्टर से आया हुआ है। इसका आंसर होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें हम देखते हैं इसका सोर्स देखिए डायरेक्टली सेल चैप्टर से पूछा गया है, एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 52 साइंस के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and it is made up of organic molecule called lipids and proteins। तो lipids और protein मेन तो यहाँ पे हो गया आपका फॉस्फोलिपिड मेन हो गया, और यहाँ पे प्रोटीन है। ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन भी आपको नहीं दिख रहा है। सेल्यूलोज जहाँ पर भी आ रहा है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो सेल में है। फिर यहाँ पे लिग्निन भी नहीं होने वाला, और सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होने वाला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट इज। ये तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सन। पर इसका हम लोग सोर्स भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक लाइन है, व्हाट यू हैव लर्न से मेनी ऑफ द सोर्सेज अल्टीमेटली डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बुक सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा रहा है किसी भी चैप्टर से। जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया, सेल हो गया, टिश्यूज़ हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से डायरेक्टली लाइन उठा रहा है एनसीईआरटी की और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, बहुत थोरोली, बहुत एक एक लाइन से आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, स्पेशली 9th 10th की। फिर सेकंड आपको जो बुक्स देखनी है वो देखनी है एनसीईआरटी 11th 12th की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी आप आगे इस वीडियो में भी देखेंगे कि 11th के बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछे गए हैं, जो कि 11th और 12th पोर्शन के भी हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस अगर करना है तो आप 9 10 तो कर ही सकते हो, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और एकदम कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को भी नहीं छोड़ सकते हो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक बुक मैं सजेस्ट करूँगी आपको, जिससे मैंने भी पढ़ाई करी थी तो मुझे भी बहुत हेल्प मिली थी। एक MTG की फाउंडेशन कोर्स आती है 9 10th की, उसमें हर चीज़ एनसीईआरटी का तो इंक्लूडेड है ही, बट साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट को और मॉडिफाई करके अच्छे से करके दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है, तो इसको आप लोग एज अ रेफरेंस, एज अ बेसिक फाउंडेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हो आपका, जिससे हर कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें सारे एनसीईआरटी इंक्लूडेड है ही ऑल्दो, बट उसके साथ में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा जो कि आईसीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड अच्छे से जो है सब कुछ दे के रखा गया है, जिससे सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। उसके पहले आप लोग टेलीग्राम के को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 लाइन फोटोसिंथेसिस की दे रखी है, किस चैप्टर से है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन पोर्शन से है, पेज नंबर 96। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो कौन से प्रोसेस से होता है, रिडक्शन से होता है, न्यूट्रलाइजेशन से नहीं होता है, बर्निंग से नहीं होता है, ऑक्सीडेशन से नहीं होता है, रिडक्शन से होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 limbs ऑफ कैट यूज्ड इन वॉकिंग, whales used in swimming and bats used in flying are example of। तो इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि 4 limb है
कैट का जो कि वॉकिंग में यूज़ हो रहा है, वेल्स का जो कि स्विमिंग में यूज़ हो रहा है, और बैट्स का जो कि फ्लाइंग में यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि कह रहा है कि डिफरेंट फंक्शंस इसका डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप रीड करिए पेज नंबर 152। ये कौन से चैप्टर का है? तो ये इवोल्यूशन चैप्टर का है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिम्ब इज सिमिलर दो इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंट फंक्शन है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी चीज़ है जिसका ओरिजिन सेम है, यानी 4 लिम्ब है, बट सब कुछ अलग अलग डिफरेंटली यूज्ड हो रहे हैं, पर्पस डिफरेंट है, तो उसको हम लोग होमोलोगस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पेयर ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर कैलस टू डिफ्रेंशिएट। कैलस टू डिफ्रेंशिएट का मतलब हो गया कि डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए देखिए हार्मोन्स है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन भी है, बट यहाँ पे रीड करिए, प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स विच along with auxins help in the growth of the stem. cytokinin promotes cell division. तो यहाँ पे दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो कि डिफ्रेंशिएशन में हेल्प कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन मतलब हो गया सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो जिब्रेलिन हो गया, एक तो साइटोकाइनिन हो गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन टॉपिक का, जो कि पेज नंबर 122 का है, 10th के एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सीड्स डेवलप फ्रॉम। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीड डेवलप फ्रॉम। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा क्या? ओव्यूल। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं दिखाती हूँ सोर्सेज, ये आप रीड कर सकते हो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है, क्लास 10th का, पेज नंबर 135। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देखिए, द ओव्यूल डेवलप्स टफ कोट and is gradually converted into seed. So seed develops from ovule. Ovule develops into a tough coat and is gradually converted into seeds. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा केमिस्ट्री का है कि जे थॉमसन वॉज एबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये देखें यहाँ पे बस इतना सा जानना है कि जे थॉमसन ने डिस्कवर क्या किया है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जे थॉमसन ने डिस्कवर क्या किया है। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन वाला तो ऑप्शन ही कट जाता है। आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 ऑप्शंस में जो है कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो में दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ये वाला दे रखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जे थॉमसन ने जो है डिस्कवर किया है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन का तो ऑप्शन ही कट रहा है, एटॉमिक मास की तो बात ही नहीं की जा रही है, बच रहा है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा अगर आप फाउंडेशन आपका अच्छा है या फाउंडेशन बुक आपने कोई पढ़ रखी है, तो आप इसका ऑप्शन हमेशा फर्स्ट मार्क करके आओगे, फोर्थ ऑप्शन नहीं मार्क होगा। तो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रे से, क्या डिस्कवर किया था? चार्ज टू मास रेशियो। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्लास 9th का है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको बता सकते हो, जैसे दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसको अरेंज करना है कि किसने अर्ली डिस्कवरी की है, क्रोनोलॉजिकल वे में आपको अरेंज करना है, कौन से साइंटिस्ट ने पहले क्या अरेंज डिस्कवर किया है। तो इसमें दे रखा है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजी, स्लीडन एंड शॉन एंड विर्चाउ। तो इसका अगर आप सोर्स देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, पेज नंबर 58 चैप्टर नंबर सेल का है।
तो इसमें देखिए, इसमें तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है कि क्या बना है, कैसे बना है, किसने पहले क्या डिस्कवर किया, बट यहाँ पे ईयर दे रखा है कि रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले सेल डिस्कवर की, जो कि डेड सेल थी, जिसको डिस्कवर किया 1665 में। फिर ल्यूवन हॉक आए जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की 1674 में। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। फिर परकिंजी आए जिन्होंने और भी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें थी उसको डिस्कवर किया है। फिर स्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दे रखी है। फिर चाओ ने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा ईयर दे रखा है। तो अगर आप ये मोर टू नो वाला कॉलम पढ़ रहे हो तो आप ये वाला आंसर जो है अच्छे से दे पाओगे। इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसे कॉलम्स में दे रखे हैं, तो उस चीज़ को हमेशा जो है इग्नोर नहीं करनी है कि मेन चीज़ पढ़ लेना और उसको इग्नोर कर देना। वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और क्वेश्चन बनने के चांस भी थोड़े से वहाँ से अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच सॉल्ट डज नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ वाटर व्हेन एडेड। तो डज नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर 7 होता है, और कौन सा सॉल्ट हम डालते हैं तो जिसमें पीएच जो है बिगड़ता नहीं है वाटर का। तो सिंपल सी बात है कि वो सॉल्ट कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल सॉल्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसा सॉल्ट होना चाहिए, न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करने वाला है पीएच को। ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th का बुक है, पेज नंबर 29 पे, अगर ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो रखा है कि कौन सा सॉल्ट एसिड है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, तो आप ये आंसर आराम से कर पाओगे। तो इसमें सिर्फ बेसिक सा चीज़ ये आपको बताना है ना, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग यूज़ हुए हैं, यानी कि जैसे इस ऑप्शन में देखिए KNO3 में, तो यहाँ पे बेस लिया होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड लिया होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से सॉल्ट जो बनने वाला है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। न्यूट्रल सॉल्ट बनने की वजह से ये पीएच को कभी भी ऑल्टर नहीं करने वाला वाटर के। ये वाला जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक, तो वो वाटर को बेसिक कर देगा। तो इस पैराग्राफ पे आप देख रहे हो, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ पे यही बात लिखी गई है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है, जो कि पीएच कितना रखेगा 7, तो कि वाटर के पीएच को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली बैलेंसिंग से, डायरेक्ट बैलेंसिंग से है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स आपको जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर है, उसमें सबसे पहला ही टॉपिक है, सबसे पहला दूसरा टॉपिक है बैलेंसिंग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपने बैलेंसिंग कर रखी है, अच्छे से आ रही है आपको बैलेंसिंग, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आप बताओ कि Fe2O3 को में कितना जो है यूज़ हो रहा है, समथिंग ऐसा। देखिए रीड करिए, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आयरन थर्ड ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म मेटालिक आयरन। For 1 mole of Fe to be formed from its oxide, the number of moles of CO needed. तो 1 मोल Fe के बनने के लिए कितना कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ होना है। तो ये सिंपली जो है बेसिक सा है कि बैलेंसिंग करके आप इसे निकाल सकते हो कि यहाँ पे 2 मोल अगर ये यूज़ हो रहा है तो ये 4 मोल बन रहा है। सिर्फ यही आपको निकालना है इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर, डायरेक्ट बोल रहा है, इसको हम सोर्स दिखाते हैं कहाँ पे। अब देखिए ये क्लास 10th का या 9th का एनसीईआरटी नहीं है, ये किस क्लास का एनसीईआरटी है, ये 11th का एनसीईआरटी है। यहाँ पे देखो बायोलॉजी लिखा हुआ है, पेज नंबर 132। तो ये 9-10 से नहीं पूछा है क्वेश्चन, ये पूछा गया है 11 से, प्लाज्मोडेस्माटा आर। तो यहाँ पे अगर आप रीड करोगे चैप्टर सेल चैप्टर है,
सेल चैप्टर से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो पढ़ो, द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो इस क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि प्लाज्मोडेस्माटा है क्या। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडेस्माटा वो चीज़ है जो दो सेल्स को कनेक्ट करके रख रही है। पोर्स है सेल मेम्ब्रेन में नहीं, सेल वॉल में पोर है नहीं, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। तो जो कि कनेक्शंस है, ये प्लाज्मोडेस्माटा आर कनेक्शन जो कि कनेक्ट कर रहा है दो सेल्स को, आपस में दो सेल्स जो कनेक्ट हो रही हैं उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये डायरेक्ट पूछा गया 11 से पूछा गया क्वेश्चन है, ये 9-10 के एनसीईआरटी से नहीं है। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो 11-12 के एनसीईआरटी से आएंगे। 9-10 का मेजर पोर्शन है, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जो और बच्चे छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का, क्लास 11th के एनसीईआरटी है, पेज नंबर 261, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए रीड करिए, द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम as a common hepatopancreatic duct which guards the sphincter called the sphincter of Oddi, which guards the sphincter called the sphincter of Oddi। तो इसमें पूछा है sphincter of Oddi क्या गार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। तो इसका ऑप्शन हो गया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो आप देखें कि ना कि क्लास 9-10 से तो क्वेश्चन मेजर आ ही रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 11-12 की एनसीईआरटी से भी पूछे गए हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो 9-10 की तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से रीड करनी है, बट साथ में 11-12 अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बोनस हो जाएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और साथ में अगर आप कोई फाउंडेशन बुक पढ़ लेते हो जिसमें एनसीईआरटी को बहुत इलैबोरेट करके लिखा गया है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस आउट ना होने से। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।